नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके सामने मैथिली शरण गुप्त जी की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करूंगा। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी कविता में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम और भारतीय संस्कृति को सशक्त अभिव्यक्ति मिली है। हिंदी साहित्य में 1908 में रंग में भंग कृति के साथ हम मैथिली शरण गुप्त का पदार्पण मानते हैं और इसके पश्चात भारत भारती के प्रकाशन के पश्चात तो उन्हें हिंदी काव्यधारा में वह स्थान प्राप्त हो गया जो कि दूसरे कवियों को मिलना बहुत मुश्किल सा था। उस काल में हिंदी भाषा की वर्तनीगत सशुद्धि को जिस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभ में शुरू किया था, उसी कार्य को गुप्त जी ने भी आगे बढ़ाया और खड़ी बोली हिंदी का परिष्कार करने में ये सभी लोग लग गए। इस प्रकार से हिंदी की प्रतिष्ठा और परिपक्वता में गुप्त जी का पूर्ण सहयोग रहा। आचार्य द्विवेदी ने भी उनके काव्य रचनागत संस्कारों को एक नई दशा प्रदान की। तो महात्मा गांधी के प्रभाव से मैथिली शरण गुप्त की कविता वैष्णवी संस्कार से युक्त हुई। इस प्रकार के सुधारवादी आंदोलनों का गुप्त जी पर बहुत प्रभाव पड़ा और यही प्रभाव हम उनकी रचनाओं में देख भी सकते हैं। गुप्त जी की भारत भारती रचना में सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित किया। इस रचना में व्यक्त उनके राष्ट्रीय चेतना संबंधी विचारों से उनके राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भारत वंदना कविता में गुप्त जी ने अपने देश प्रेम और सांस्कृतिक गौरव के साथ जो अभिव्यक्ति प्रदान की है वह अनन्य है। इसी कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने में रखता हूं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी विविध विहंग शेष फन सिंहासन है। गुप्त जी के सामने प्राचीन गौरव और आधुनिक राष्ट्रीयता से युक्त देश और समाज की संकल्पना थी। इसी के परिणाम स्वरूप युगीन चेतना का स्वर उनकी रचनाओं में अधिक मुखर दिखाई पड़ता है। साथ ही उसमें चिंतन का स्वर भी है। वे कहते हैं, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठ करके ये समस्याएं सभी। गुप्त जी सुधारवादी आंदोलनों के साथ साथ गांधी जी से भी बहुत प्रभावित थे। इसी कारण उनकी रचनाओं में गांधीवादी चिंतन का पर्याप्त रूप में हम समावेश देखते हैं। उन्होंने जनसाधारण का कल्याण करना, लोक मंगल का प्रचार प्रसार करना, सत्कर्म की प्रेरणा प्रदान करना और सादा जीवन उच्च विचार आदि का आचरण करना अपनी कविता में अभिव्यक्त किया है। साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने गांधीवादी और मानवतावादी चिंतन और आस्था को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की। इसमें वनवासी राम का एक कथन आपके सामने मैं रखता हूं। वे कहते हैं, पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे, पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे, वे औरों को भी तार पार उतरेंगे। वन में निज साधन सुलभ धर्म से होगा, जब मन में होगा तब न कर्म से होगा। संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। गांधी जी ने जिस राम राज्य की आदर्श परिकल्पना की थी और जिस विश्व मानवता का उद्घोष किया था, गुप्त जी ने उसका पूर्णतः समर्थन किया और अपनी रचनाओं में बहुत जगहों पर विश्व बंधुत्व की मानवतावादी आस्था को अभिव्यक्त भी किया। किंतु हमारा लक्ष्य एक अंबर भूसागर, एक नगर सा बने विश्व हम उसके नागर। गुप्त जी ने बचपन से ही वैष्णव संस्कारों को अपने साथ बनाए रखा और वे राम राज्य की कल्पना के पक्षधर और राम भक्त कवि थे।
अपने वैष्णवी संस्कारों के कारण ही अतीव उदार और सहिष्णु प्रवृत्ति के थे। उनकी रचनाओं में हिंदू संस्कृति और भारतीय दर्शन का गायन होने पर भी ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रति आदर का भाव, उदारवादी दृष्टिकोण हमें दिखाई पड़ता है। ये विशेषता गुरुकुल और काबा और करबला रचनाओं में हम देख सकते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था के वे पक्षधर थे। शील, सदाचार और आदर्श संस्कार उनके लिए ग्राह्य रहे। इसके परिणाम स्वरूप उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के विविध आदर्शों की प्रतिष्ठा भी दिखाई देती है। साकेत महाकाव्य में वैष्णव संस्कार प्रमुख रूप से हमें दिखाई पड़ता है। उदाहरण देखिए, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया, सुख शांति हेतु में क्रांति मचाने आया। और इसके साथ ही वैष्णव संस्कारों की आस्था और मानवतावादी चिंतक होने से गुप्त जी ने मानव सम्मानता की अभिव्यक्ति भी की। राम के माध्यम से वे मानव समाज के में समानता के अधिकारों की बात करते हैं। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। गुप्त जी की एक अन्यतम विशेषता है और वह है नारी स्वातंत्र्य और सम्मान की भावना। साकेत में, यशोधरा में, विष्णुप्रिया रचना में नारी स्वातंत्र्य, नारी स्वावलंबन और नारी के गौरव की, उसकी गरिमा की अभिव्यक्ति बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से वे करते हैं। पंचवटी में वनवासिनी सीता को स्वावलंबिनी चित्रित करते हुए उन्होंने नारी गरिमा की अभिव्यक्ति की। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, सीता का कथन है कि औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। जीवन में नर नारी परस्पर सहगामी पथिक हैं। उनके बीच अविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन की सुख शांति ही ऐसे में समाप्त हो सकती है। इसी भाव को गुप्त जी ने व्यक्त करते हुए कहा कि नर के बांटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, नर के बांटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं बहलाई। गुप्त जी की रचनाओं में साहित्य में जिन नारी पात्रों को उपेक्षा प्रदान की गई उसका सुंदर चित्रण इन्होंने किया। नारियों के प्रति इनकी करुण भावना ही नहीं अपितु अतिशय करुणा के दर्शन भी इनमें होते हैं। इसके चरित्रांकन से नारी चरित्र का सहज स्वाभाविक त्यागमय जीवन अभिव्यक्त हुआ है। यशोधरा, उर्मिला और विष्णुप्रिया जैसी आदर्श नारियां हैं जिन्होंने त्याग, सहिष्णुता, समर्पण, आत्मगौरव और करुणा के द्वारा लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाया। और मैथिली शरण गुप्त ने इन्हीं उपेक्षित पात्राओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। सिद्धराज में गुप्त जी ने नारी सौंदर्य का निरूपण कर उसे अबला से प्रबला, वात्सल्य, माँ और स्वाभिमानी नारी चित्रित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त जी ने नारी के प्रति बहुत चेतनापरक विचारों को अपनी कविता में स्थान दिया। गुप्त जी की लगभग सभी रचनाओं में उदात्त चरित्र चित्रण की प्रधानता दिखाई पड़ती है और साथ साथ देश और समाज के उद्धार में सहयोगी बनने की आकांक्षा उनमें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वे ग्राम और नगर, अरण्य और जनपद दोनों के सामाजिक जीवन के पक्षधर रहे। इस प्रकार वे अपने कवि कर्म को समाजोन्मुख बनाने में सचेष्ट रहे। नहुष, किसान, प्रदक्षिणा, झंकार, जय भारत आदि रचनाओं में उनकी समाजोन्मुखी काव्य चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति हम देख पाते हैं। गुप्त जी की रचनाओं में अधिकतर कथानक पुराण, इतिहास आदि से लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राष्ट्रीय चेतना के अनुरूप उसे ढालकर सामाजिक संदर्भों को लक्ष्य करके निरूपित किया। प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य शैलियों को इन्होंने अपनाया और कथानक की अनुरूप गेयता का ध्यान भी रखा। गेय रचनाओं में भक्त कवियों की तरह का आत्मनिवेदन दिखाई पड़ता है, तो रीतिवादियों का सौंदर्य विधान भी दिखता है। गुप्त जी की अप्रस्तुत विधान और अलंकारों की दृष्टि बड़ी सचेष्ट रही है। छंदों की यति गति आदि के साथ
भाषा की अभिव्यक्ति में वक्रता और विदग्धता का अतिशय समावेश वे करते हैं। उनकी भाषा में संस्कृत शब्द बहुल भाषा के दर्शन होते हैं, बोलचाल के शब्द भी हैं और दोनों का अनमोल प्रयोग भी है। उनकी रचना पंचवटी में भाषा का सहज रूप दिखाई पड़ता है और वे सहज रूप से अपने विविध भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। मुहावरों के प्रयोग से उन्होंने भाषा के अर्थ गांभीर्य को बढ़ाया। भावानुकूल, प्रसंगानुकूल और पात्रानुकूल तीनों प्रकार से भाषा प्रसंग की भाषा प्रयोग की क्षमता उनके काव्य को सरस बनाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी को समृद्ध और प्रभावपूर्ण बनाने में उनका विशेष योगदान रहा है और भारतीय संस्कारों और आस्तिकता के महाकवि होने के साथ साथ वे राष्ट्रकवि के रूप में भी आदरणीय रहे हैं और रहेंगे।